ये एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर 8 पर बनाए गए वीडियो का तीसरा पार्ट है। इस वीडियो में हम मराठा और जाट किंगडम्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मराठा के बारे में जानते हैं। मराठा किंगडम की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा 1630 में की गई थी। मराठा किंगडम एक अनपावरफुल रीजनल किंगडम था जो मुगल रूल का लगातार विरोध करने के बाद उत्पन्न हुआ था। शिवाजी ने पावरफुल वॉरियर फैमिलीज, जिसको कि देशमुख कहा जाता था, इनके मदद से एक स्टेबल किंगडम की स्थापना की। कुनबीज, जो कि हाईली मोबाइल पीजेंट पैस्टोरलिस्ट के ग्रुप थे, ये मराठा आर्मी के बैकबोन थे, यानी कि मराठा आर्मी के मुख्य आधार थे। पेनिनसुला में शिवाजी ने इन्हीं फोर्सेस को यूज करके मुगलों को चुनौती दी थी। शिवाजी के मृत्यु के बाद मराठा स्टेट का जो पावर था वो चित्पावन ब्राह्मणों के फैमिली के हाथों में रही, जो कि शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा यानी कि प्रिंसिपल मिनिस्टर के रूप में सेवा देते रहे और पूना मराठा किंगडम का कैपिटल बन गया। यहाँ पर शिवाजी का पोर्ट्रेट दिया गया है, उन्हीं के बारे में यहाँ पर लिखा भी गया है। 17वीं सेंचुरी के अंत तक शिवाजी के नेतृत्व में डेक्कन में एक पावरफुल स्टेट इमर्ज होना स्टार्ट हुआ, जिससे फाइनली मराठा स्टेट की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 में शिवनेरी में हुआ था। इनके पेरेंट्स का नाम था शाहजी और जीजाबाई। इनकी माता और इनके गार्जियन थे दादा कोनदेव। ये दोनों इनके मुख्य मार्ग निर्देशक थे और इनके मार्ग निर्देशन के कारण ही शिवाजी कम उम्र में ही विजय की यात्रा पर निकल पड़े। जावली पर कब्जा करने के बाद वे मवाला हाईलैंड के लीडर बन गए, जिससे उन्हें आगे और क्षेत्र विस्तार करने का मौका मिला। मुगलों और बीजापुर के फोर्सेस के अगेंस्ट उनका जो कारनामा था, उसने उन्हें एक लीजेंडरी फिगर बना दिया। वे अपने अपोनेंट्स के खिलाफ, विरोधियों के खिलाफ गोरिल्ला वारफेयर यूज किया करते थे, गोरिल्ला युद्ध यूज करते थे। चौथ और सरदेशमुखी जैसे रिवेन्यू कलेक्शन मेथड के द्वारा उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मराठा स्टेट की नींव रखी। यहाँ पर मराठा रूलर्स का टाइमलाइन दिया गया है, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का 1630 से 1680, इसके बाद छत्रपति संभाजी का 1681 से 1689, छत्रपति राजा राम का 1689 से 1700, उसके बाद महारानी ताराबाई का 1700 से 1761, इसके बाद शाहू महाराज, जो कि संभाजी के बेटे थे, उनका 1682 से 1749 तक। पेशवा के अंडर मराठा ने एक सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया। वे मुगलों का जो फोर्टिफाइड एरिया था, जो किलाबंद इलाका था, वहाँ हमला नहीं करते थे और वहाँ से चुपचाप निकलकर सिटीज यानी कि शहरों और कस्बों पर धावा बोलते थे और मुगल आर्मी के साथ ऐसे एरिया में वो इंगेज होते थे, मुठभेड़ करते थे, जहाँ पर उनके सप्लाई लाइंस और एनफोर्समेंट को आसानी से डिस्टर्ब किया जा सके, कहीं से उनको मदद न मिल सके। 1720 से 1761 के बीच में मराठा एम्पायर का काफ़ी विस्तार हुआ। इसने धीरे धीरे मुगल एम्पायर की जो अथॉरिटी थी उसको काफ़ी क्षति पहुंचाई। 1720 में मुगल से मालवा और गुजरात छीन लिया गया। 1730 तक आते आते मराठा किंग को पूरे डेक्कन पेनिनसुला का ओवरलॉर्ड यानी कि अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई
और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी जैसे कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। पहले चौथ के बारे में जानते हैं। लैंड रिवेन्यू का 25% जमींदारों द्वारा वसूला जाता था और डेक्कन में ये जो टैक्स था वो मराठा के द्वारा कलेक्ट किया जाता था। अब है सरदेशमुखी। डेक्कन में लैंड रिवेन्यू का 9 से 10% हेड रिवेन्यू कलेक्टर यानी कि मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिया जाता था और यही टैक्स सरदेशमुखी कहलाती थी। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा साम्राज्य का विस्तार काफ़ी तेजी से हुआ। नॉर्थ में राजस्थान और पंजाब, ईस्ट में बंगाल और उड़ीसा और साउथ में कर्नाटका, तमिल और जितने भी तेलुगु रीजन थे सब जगह इनके क्षेत्र का विस्तार हो गया, साम्राज्य का विस्तार हो गया। फॉर्मल रूप से इन सब रीजन्स को मराठा एम्पायर में शामिल तो नहीं किया गया, लेकिन इन सब रीजन्स से मराठा की सोवरेनिटी स्वीकार करने के रूप में भेंट की रकम ली जाने लगी। इस एक्सपेंशन के वजह से इनके पास रिसोर्स तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन इसके कारण इन्हें भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। इनके मिलिट्री कैंपेन्स के कारण, सैन्य अभियान के कारण दूसरे जो रूलर्स थे वो मराठा के दुश्मन बन गए और यही कारण था कि 1761 में जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ उसमें मराठों को दूसरे रूलर्स से कोई सहायता नहीं मिली। इंडलेस मिलिट्री कैंपेन के साथ साथ मराठा ने एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी डेवलप किया। जिस रीजन को मराठा एक बार जीत लेते थे और वहाँ पर इनका रूल सुनिश्चित हो जाता था, वहाँ के लोकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए रेवेन्यू डिमांड्स को इंट्रोड्यूस करते थे। एग्रीकल्चर को इनकरेज किया गया, उसके बाद ट्रेड को रिवाइव किया गया और इसकी वजह से मराठा चिप यानी कि सरदार जैसे कि ग्वालियर के सिंधिया, उसके बाद बड़ौदा के गायकवाड़, उसके बाद नागपुर के भोसले, इन सब को पावरफुल आर्मी खड़ा करने के लिए रिसोर्स मिल सका। 1720 में जो मालवा में मराठा कैंपेन किया गया उसने उस रीजन में स्थित जो सिटीज़ थे उसमें ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी में कोई हानि नहीं पहुंचाई। सिंधियाज के संरक्षण में उज्जैन, उसके बाद होलकर्स के अंडर इंदौर, ये सब साम्राज्य काफ़ी एक्सपेंड किया और हर तरह से ये जो सिटीज़ थे वो काफ़ी बड़े और प्रॉस्पेरस थे, समृद्ध थे और इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल और कल्चरल सेंटर के रूप में काम करते थे। वैसे एरिया जो कि मराठा के कंट्रोल में थे वहाँ नए ट्रेड रूट इमर्ज हुए। चंदेरी रीजन में जो सिल्क प्रोड्यूस किया जाता था उसको अब पूना में एक नया मार्केट मिल गया। बुरहानपुर जिसका व्यापार पहले आगरा और सूरत के बीच में ही था, अब उसके ट्रेड का विस्तार साउथ में पूना और नागपुर और ईस्ट में लखनऊ और इलाहाबाद तक हो गया। बाजीराव वन, जिनको कि बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाना जाता है, वो पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बेटे थे। वह एक ग्रेट मराठा जनरल थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य का विस्तार विंध्या से बाहर भी किया था और उन्होंने जो मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगीज के खिलाफ सैन्य अभियान किया था, मिलिट्री कैंपेन किया था, इसके लिए भी बाजीराव वन जाने जाते हैं। अब जानते हैं जाट्स के किंगडम्स के बारे में। दूसरे स्टेट्स की तरह जाट ने भी 17th और 18th सेंचुरी के दौरान अपने पावर को कंसोलिडेट किया। उन्होंने अपने लीडर चूड़ामन, इनके नेतृत्व में दिल्ली के वेस्ट साइड जो भी टेरिटरीज था उस पर कंट्रोल कर लिया
और 1680 तक आते आते उन्होंने दिल्ली और आगरा के बीच जो भी रीजन था उस पर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। कुछ समय के लिए वे आगरा के वर्चुअल कस्टोडियन बन गए थे, मतलब वर्चुअल संरक्षक बन गए थे। जाट प्रॉस्पेरस एग्रीकल्चरिस्ट थे, मतलब समृद्ध कृषक थे, और जिन क्षेत्रों में उनका प्रभुत्व कायम था उसमें से पानीपत और बल्लभगढ़ जैसे जो शहर थे वो इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बन गए थे। सूरजमल के अंडर में भरतपुर का जो किंगडम था वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बनकर उभरा। 1739 में नादिर शाह ने जब दिल्ली को लूटा तो शहर के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति सब थे उन्होंने भरतपुर में शरण ली थी। नादिर शाह का जो बेटा था जवाहिर शाह, उसके पास अपने 30,000 सैनिक थे और उसने मराठा से 20,000 और सिखों से 15,000 सैनिक लिए और फिर मुगलों से लड़ाई किया। भरतपुर फोर्ट जो है वो ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाया गया, लेकिन डिग में जाटों ने अंबर और आगरा का जो स्टाइल है उसको कंबाइन करते हुए एक बड़ा सा गार्डन पैलेस बनवाया। शाहजहां के अंडर जिन आर्किटेक्चर फॉर्म्स को जोड़ा गया था, डिग की इमारतें इसी मॉडल पर आधारित थी। ये है डिग का पैलेस कॉम्प्लेक्स जिसको 18वीं सेंचुरी में बनवाया गया था। बिल्डिंग के छत पर असेंबली हॉल के ऊपर ये बांग्ला डोम जो है ये बनवाया गया था। जाटों का पावर सूरजमल के समय में अपने पराकाष्ठा पर पहुंची। उन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर में, जो कि अभी राजस्थान का पार्ट है, वहाँ पर जाट के स्टेट को कंसोलिडेट किया, संगठित किया। वैसे सारे एरिया जो सूरजमल के पॉलिटिकल कंट्रोल में आते थे उनमें शामिल थे मॉडर्न ईस्टर्न राजस्थान के हिस्से, साउदर्न हरियाणा, उसके बाद वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ये सब इनके कंट्रोल में थे। सूरजमल ने बहुत सारे फोर्ट्स और पैलेसेस बनवाए। भरतपुर का फेमस लोहागढ़ फोर्ट जो है उसको इस एरिया का एक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट के रूप में माना जाता है। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम क्लास 8 के हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे।